नमस्कार, माई सेल्फ प्रेमांशु सागर कुंवर, स्टूडेंट ऑफ LLM सेकेंड सेम, एंड माई टॉपिक इज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स इंडो अफगान एजेंसी लिमिटेड। मैं इस केस के एस्पेक्ट्स पर चर्चा करूंगा, इसके फैक्ट्स, इसके इशूज, इसके जजमेंट पर चर्चा करूंगा और ये केस किस चीज़ पर बेस्ड है उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये केस जो है ये प्रोमिसरी एस्टॉपल पर बेस्ड है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोमिसरी एस्टॉपल क्या है। प्रोमिसरी एस्टॉपल का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति एक वादा करता है और उस वादे पर एक दूसरा व्यक्ति कार्रवाई करता है, तो जिस उद्देश्य से एक कानूनी संबंध बनाना होता है तो वह वादा करने वाले पर एक दायित्व बन जाता है। अर्थात जब कोई वादा किया जाता है तो वो वादा करने वाले के द्वारा वादा करने वाले से जो दायित्व बना है उसको अपन प्रोमिसरी एस्टॉपल कहते हैं। यह सरकार पर लागू होता है कि नहीं? व्यक्ति की तरह सरकार भी एक संविदा कर सकती है, एक अनुबंध कर सकती है और एक वादा करती है। तो जो एक बार किया गया वादा होता है उसके लिए सरकार भी लायबल रहती है। अब इसका कानूनी एस्पेक्ट्स क्या है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 में उल्लिखित है कि जो किसी को इरादे से एक दूसरे व्यक्ति को विश्वास और कार्रवाई पर आधारित एक वादा करता है तो उस वादे से वह इनकार नहीं कर सकता है। अब कि इस डॉक्ट्राइन के एप्लीकेशन की कंडीशंस क्या है, मतलब किस कंडीशन पर ये डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि एक व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति का वादा किया जाना हो, दूसरे व्यक्ति के द्वारा वादे पर विश्वास किया गया हो, वादे पर के आधार पर दूसरे व्यक्ति ने कोई कार्रवाई की हो। जब ऐसी कोई कार्रवाई की हो तो उससे कोई संभावित क्षति या हानि हुई हो। ठीक, अब ये जो प्रोमिसरी एस्टॉपल का सिद्धांत है ये इंग्लैंड से आया हुआ है। तो इंग्लैंड पर इस प्रोमिसरी एस्टॉपल पर क्या चर्चा हुई, तो इसके 2-3 केस लॉज हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला केस लॉज है ह्यूज बनाम मेट्रोपोलियन रेलवे कंपनी 1877। तो इसमें क्या हुआ था कि मकान मालिक ने किराएदार को मकान की मरम्मत के लिए 6 महीने दिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति पर खतरा था। इस अवधि के दौरान लीज की बातचीत खोली गई लेकिन वह नाकाम रही और किराएदार ने मरम्मत नहीं की। तो लॉर्ड केरन्स ने किराएदार को वादा करने के लिए बाध्य किया, क्योंकि कार किराएदार को यह मानने के लिए लिया गया था कि वह संपत्ति का संचालन नहीं किया जाएगा। एक दूसरा केस है सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड बनाम हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड। इस केस में क्या था कि मकान मालिक ने किराएदार को वादा किया था कि वो किराए को हाफ कर देगा, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था और दूसरे किराएदार पाना कठिन था। तो युद्ध के बाद उसके फ्लैट्स पूरी तरह भर गए। तो मकान मालिक ने युद्ध काल के दौरान और उसके बाद जो युद्ध काल के दौरान की बकाया राशि थी वह किराएदार से मांग की। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि क्योंकि उसने एक बार वादा किया था कि वह अपना जो किराया है उसको हाफ करेगा तो वह उसको मानना ही पड़ेगा। तो वह युद्ध के दौरान का किराया उससे वसूल नहीं कर सकता है। अब भारतीय एस्पेक्ट्स में देखें कि ये प्रोमिसरी एस्टॉपल का सिद्धांत क्या है। इसको मैंने सामान्यतः 2 भागों में बांटा है। एक एंग्लो अफगान केस के पहले की स्थिति, फिर एक उसके बाद की स्थिति। तो एंग्लो अफगान केस के पहले एक भारतीय केस है अमर सिंह बनाम राजस्थान राज्य। यह केस में प्रोमिसरी एस्टॉपल के बारे में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ एस्टॉपल को अस्वीकार किया था। कलेक्टर ने भूमि सुधार अधिनियम के तहत पिटिशनर की जागीर का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा इसका आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोमिसरी एस्टॉपल का सिद्धांत सरकारों पर लागू नहीं होता, सरकार अपने किए गए वादे से अर्थात मुकर सकती है। उसके बाद दूसरा केस है मथुरा प्रसाद एंड सन्स बनाम पंजाब राज्य। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कानून टैक्स की वसूली करने की आवश्यकता थी तो उसके खिलाफ कोई आश्वासन करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। अब जो मेरा टॉपिक है उस केस के फैक्ट्स और उस पर चर्चा करते हैं। ये जो केस है इसका नाम है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स इंडो अफगान एजेंसी लिमिटेड। यह 22 नवंबर 1967 को इसका जजमेंट आया था। इसके जो पिटिशनर थे वो था यूनियन ऑफ इंडिया और इसका रेस्पोंडेंट था मेसर्स इंडो अफगान एजेंसी लिमिटेड। इस केस को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश JC शाह, SM सीकरी और JM सहलट के द्वारा निर्धारित किया गया था।
तो इस केस के फैक्ट क्या हैं? टेक्सटाइल कमिश्नर ने एक निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रकाशित की जो 10 अक्टूबर 1962 को वूलन गुड्स के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की गई। यह योजना अफगान में वूलन गुड्स को निर्यात पर भी लागू की गई। मैसर्स इंडो अफगान एजेंसी लिमिटेड अमृतसर की एक फर्म ने सितंबर 1963 में अफगान में वूलन गुड्स का निर्यात किया। टेक्सटाइल कमिश्नर के कार्यालय के उपनिदेशक ने उत्तराधिकारियों को आयात का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। उत्तराधिकारियों द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व और संघ को आयात प्रमाण पत्र की पूर्ण मूल्य के लिए अनुरोध किया गया। उच्च न्यायालय ने योजना में व्यक्त निर्णय के अनुसार आयात प्रमाण पत्र जारी करने की निर्देशिका जारी की। अब इसमें जो इशू था वो क्या था? तो टेक्सटाइल कमिश्नर ने केवल 1,99,459 के लिए आयात प्रमाण पत्र जारी किया था, उससे निर्यात की मूल्य से कम के लिए नहीं। इंडो अफगान एजेंसी ने पूर्ण पात्रता प्राप्त करने के लिए अपील और प्रतिनिधित्व किया जो असफल रहा। क्या इसमें जो मुख्य क्वेश्चन था कि क्या निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रशासनिक चरित्र की थी? क्या टेक्सटाइल कमिश्नर ने उत्तराधिकारियों को सूचित किए बिना अपना आदेश जारी किया? तो इस पर जो पक्षकार था उसने क्या विचार रखे अपने? उसने कहा उत्तराधिकारियों ने योजना को कानूनी चरित्र माना और आयात प्रमाण पत्रों को पूर्ण मूल्य रूप जारी करने का आदेश दिया। तो प्रतिवादी का क्या पक्ष था कि संघ की ओर से कहा गया, मतलब भारत सरकार की ओर से कहा गया कि निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रशासनिक चरित्र की थी और आयात प्रमाण पत्रों को देने की निर्देशिका केवल टेक्सटाइल कमिश्नर को दी गई थी और किसी को नहीं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? न्यायाधीशों ने विवाद का निराकरण किया, सरकार को उसके वचन को पालन करने का आदेश दिया। एग्जीक्यूटिव आवश्यकता का बचाव इस मामले में नहीं किया गया। इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने कहा कि सरकार भी अपने वादों को निभाने के लिए बाध्य है। यदि वह किसी कंपनी से, किसी एजेंसी से किसी कार्य को करने के लिए कुछ वादा करती है तो उस पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल लगेगा, जो पहले के केसों में नहीं लगता था। लेकिन इस केस में सरकार पर भी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल की बाध्यता चालू हुई। इसके बाद जो एंडो अफगान केस के बाद की जो स्थिति थी अब उसके बारे में बताएंगे। मतलब एंग्लो अफगान मामले के बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रोमिसरी एस्टॉपल की क्या भूमिका थी? तो एक केस था SKG शुगर लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। तो इसमें उत्पादन के लिए निश्चित दर पर भुगतान की प्रतिभूति करने की आश्वासना देने वाले उत्पादन आयुक्त, इसके एक आयुक्त ने भुगतान की प्रतिभूति की आश्वासना दी थी। तो पटना उच्च न्यायालय ने याचिका के पक्ष में निर्णय दिया कि आपूर्ति किए गए वस्त्रों के खिलाफ राज्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की अनुमति है। अर्थात इसमें भी जो अफगान एजेंसी लिमिटेड का केस था उसको दोबारा दोहराया गया। उसके निर्णय को बिहार हाई कोर्ट ने, मतलब पटना हाई कोर्ट ने फिर से स्वीकार किया। भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य के केस में ये भी प्रोमिसरी एस्टॉपल से रिलेटेड केस है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को एक नए विभाग में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ विशेष वादे किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोमिसरी एस्टॉपल के सिद्धांत को दोहराया और लागू किया। कर्मचारियों ने सरकार के वादों पर आधारित कृत किया और उसके होने के कारण उन्हें अधिकार एवं लाभ प्राप्त होने चाहिए थे। अब जो प्रोमिसरी एस्टॉपल है वो लागू कहाँ नहीं होता, अर्थात प्रोमिसरी एस्टॉपल के अपवाद, प्रोमिसरी एस्टॉपल सिद्धांत के अपवाद क्या है? एस्टॉपल सिद्धांत के अपवाद, ये जो प्रोमिसरी एस्टॉपल का सिद्धांत है कि विधायिका की शक्ति पर लागू नहीं होता है। अर्थात यदि विधायिका अपनी शक्ति के प्रयोग से कोई कार्य करता है, कोई वादा करता है, तो विधायिका उस वादे को निभाने के लिए बाध्य नहीं है। अगर विधायिका कोई ऐसा वादा करती है कि वह आगे ये कानून बनाएगा या आगे ये एक्ट लाएगा, तो विधायिका इस कानून को, इस एक्ट को लाने के लिए बाध्य नहीं है कि आपने पहले ये वादा किया था तो आपको ये एक्ट लाना ही होगा। इससे संबंधित एक केस है मुलायम चंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य का, 1968 का केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 है, उसको पूरा करने के अनुबंधों में प्रोमिसरी एस्टॉपल लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोमिसरी एस्टॉपल के ऊपर भारतीय संविधान को रखा था, अर्थात भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 299 है उस पर प्रोमिसरी एस्टॉपल लागू नहीं होता है। अब निष्कर्ष है इसका कि प्रोमिसरी एस्टॉपल
न्याय, न्यायिकता और अच्छे अनुभव पर आधारित है, जिससे पक्षों को अपनी बातों का पालन करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जवाबदेही को मजबूत किया है और कहा है कि यदि किसी भी वादे में कोई वास्तविक हानि या वास्तविक नुकसान होता है तो दूसरे पक्षकार को उस अपने वादे को निभाने के लिए वह बाध्य है, उसको वह वादा निभाना ही होगा। भारतीय नागरिक सरकारी वादों पर भरोसा कर सकते हैं और कानून उन्हें वादों को पलटने से बचाता है। मतलब सीधा सीधा मतलब है कि यदि सरकार भी कोई वादा करती है तो सरकार भी अपने किए हुए वादे को मानने के लिए बाध्य है।